नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ, जिसके लिए अब जागरूकता बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि झिझक दूर हो रही है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले दो रिपोर्ट्स आपको हम दिखाते हैं। ये पहली रिपोर्ट है दवा की बिक्री पर। जो साइकेट्रिक ड्रग्स हैं, न्यूरोसाइकेट्रिक हल्की दवाएं, वो अब टॉप 10 थेरेपी में शामिल हो गई हैं। यानी कि आप अगर पाचन तंत्र से संबंधित दवाएं बोले या हृदय रोग से संबंधित दवाएं बोले, तो इस तरीके से अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो टॉप 10 में अब न्यूरोसाइकेट्री भी आ गई है और 11,774 करोड़ का दवाओं का मार्केट है। सिर्फ दवाओं की बात हो रही है और 6% इनका पूरा मार्केट शेयर हो गया है। अगर आप पूरे हेल्थ सेगमेंट को देखें, मेडिसिन्स को देखें, तो 6% ऐसी दवाएं बिक रही हैं। 5 साल में 9% का CAGR रहा है इनकी है, जो बताती है कि जागरूकता किस तरीके से बढ़ रही है। ये माइंड पेयर्स की रिपोर्ट है। 80% की वृद्धि मेंटल हेल्थ थेरेपी में देखने को मिल रही है इन हाल के महीनों में। कुछ महीनों की रिपोर्ट है और थेरेपी में अगर कोचिंग भी आप मिला दें तो दोनों मिलाकर 90% की ग्रोथ उनको देखने को मिल रही है। इसमें से 85% जो ग्राहक है, जो कस्टमर्स हैं, वो 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी युवा हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि दवाओं की खपत बढ़ रही है, मतलब कि मेंटल हेल्थ को लेकर लोग इलाज तक जा रहे हैं, दवा तक जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऐसी एजेंसीज हैं जिनके पास पहली बार लोग अप्रोच करते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ बहुत तेज़ ग्रोथ देखने को मिल रही है ऐसे लोगों की जो अपने मेंटल हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले। और इसमें एक खास बात यह है कि जो जेन जी है, जो 90 और 2000 के आसपास पैदा हुए जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा है इसमें। हालांकि युवा कुल 35 साल तक की उम्र अगर इसमें लेते हैं तो 85% तक आता है। तो क्या जेन जी हमें मेंटल हेल्थ को लेकर जो टैबूज हैं उनसे बाहर निकाल रहा है और एक रास्ता दिखा रहा है कि हम मुक्ति पाएं मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से? भारत में 15% आबादी, ऐसा अनुमान है कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रही है। WHO की रिपोर्ट है और भी कई इसमें ये साबित। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय करवाते हैं अपने पैनल से। जसलोक अस्पताल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचि जैन हमारे साथ है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शैलेश झा हमारे साथ है और माइंडफुल गुरुकुल के CEO डॉक्टर चिराग जैन हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर चिराग जैन के साथ। डॉक्टर जैन, ये जो दो रिपोर्ट्स, जो ट्रेंड हम बता रहे हैं कि एक तो दवाओं का कंजम्पशन बढ़ रहा है और दूसरा, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? एक इंडस्ट्री इनसाइडर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रिपोर्ट आई है ये जेन जी के ऊपर है। जेन जी ये वो जनरेशन है जो 1995 से 2010, मतलब ये जो जनरेशन जेन जी इसीलिए कहा गया है कि दे आर वेरी वेल वर्स विद टेक्नोलॉजी। तो इनको टेक्नोलॉजी बहुत छोटी उम्र से उनके हाथ में आई है। तो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न जिससे इनके पास अवेयरनेस ज़्यादा है, इनको समझ ज़्यादा है कि ये क्या हो रहा है, उनके जो सिम्टम्स है, उनकी लोनलीनेस है, तो ये सिम्टम्स की वजह से उनको अवेयरनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जल्दी अप्रोच करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट के हम ये समझ सकते हैं कि इनको पता चला है कि दे शुड टेक ट्रीटमेंट। ओवरऑल वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो 70% पीपल डू नॉट लाइक टू, एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन इनकी जो अवेयरनेस है ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी के करो तो आपके पास ऑलरेडी आप लोगों को मिलना, लोगों के साथ ज़्यादा बातें करना, लोगों के साथ शेयर करना, ये कम हो गया है। और जैसे ये टेक्नोलॉजी से अफेक्टेड ये जनरेशन है, इस वजह से इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि दे आर हैविंग मोर प्रॉब्लम्स, तो सोल्यूशन जानना ज़रूरी हो जाता है उनको ये डील करना। प्लस ये एग्रेसिव है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जैसे महंगाई बोलो या उनको ज़्यादा अचीव करने की जो तलब है
उस वजह से दे आर मोर एग्रेसिव एंड फॉर दैट दे वांट टू हैव द राइट पॉजिटिव अप्रोच। मेडिसिन जो ले रहे हैं, जो 90% जो बच्चे ले रहे हैं, अगर विद प्रिस्क्रिप्शन है, डेफिनेटली दैट इज अ गुड पार्ट। लेकिन अगर किसी के कहने पे, अगर उस पर रेगुलेशन नहीं है और वो किसी दोस्तों या किसी पे ले रहे हैं, सो अगेन उसका कोई डेटा नहीं है कि ये मेडिसिन किस बेसिस पे ले रहे हैं। अगर किसी के कहने पे या डॉक्टर एडवाइस नहीं है, डेफिनेटली दिस इज अ समथिंग जो रेड सिग्नल है, जहां पे हमें देखना चाहिए। सो ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए, ये समझ सकते हैं कि कोविड के बाद स्ट्रेस का प्रॉब्लम बढ़ा है। मैक्सिमम एंजाइटी और स्ट्रेस जो सिम्टम्स है, जो ये ज्यादा फेस कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ट्रीटमेंट ली है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड, अवेयरनेस अच्छा है कि अवेयरनेस तरफ है, लेकिन कंपेयर टू अगर आप देखे जाएंगे तो सुसाइड रेट्स कम नहीं हुए। आपको सुसाइड के अंदर कम नहीं दिए कि ज्यादा अवेयरनेस की वजह से सुसाइड रेट्स कम, वो वहीं की वहीं है। सब्सटेंस अब्यूज की आपको रेट्स चेंज नहीं हुए, अभी भी ज्यादा से ज्यादा एडिक्शंस आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मोबाइल एडिक्शंस, टबैको एडिक्शंस है, अल्कोहल एडिक्शंस है, उनमें कुछ फर्क नहीं आया। सो दिस इज अनदर रेड फ्लैग। सो इट्स अ वेरी मिक्स रिपोर्ट। फार्मेसी और फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली अच्छा है। ओवरऑल देयर शुड बी मोर अवेयरनेस so that people can reach out earlier. जी, तो प्रोग्राम का हमारा मकसद भी यही है, अवेयरनेस को बढ़ाना। हम पहले भी समय समय पर कार्यक्रम जो अभी तक हमने किए हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड कम है, अभी हम ज़्यादा ध्यान इस बात पर देते हैं कि लोग जागरूक हों। बहरहाल डॉक्टर शैलेश झा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात डॉक्टर चिराग ने बताई कि किसी भी चीज़ को हम कई तरीक़ों से देख सकते हैं और हमें देखना चाहिए। लेकिन आप साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मामले आप लोगों के पास पहुंचते हैं वो ज़्यादा एक्यूट होते हैं, हो जाते हैं, या ज़्यादा डिफ़िकल्ट मामले होते हैं, वही आपके पास पहुंचते हैं, नहीं तो उसके पहले थेरेपी है वगैरह वगैरह। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या अवेयरनेस लेवल बढ़ने से मामले बिगड़ने से बच सकते हैं क्या? राइट, सो थैंक यू मनोज जी फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डेफिनेटली हम बहुत लोगों को अवेयर करते आए हैं और आगे भी करेंगे। सो जो आपका सवाल है कि अवेयरनेस से हम कितनी प्रॉब्लम्स और किस तरह की प्रॉब्लम्स को अब इन दिनों देखते हैं, वो क्रॉनिक होती हैं या अक्यूट। सो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, डेफिनेटली ओवर अ पीरियड एक अवेयरनेस भी बढ़ी है, और ओवर अ पीरियड विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटी। आई एम नॉट, मतलब सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि जो दवाइयां ही एक ही ट्रीटमेंट मोडालिटी नहीं है, और भी तरह से ट्रीटमेंट मोडालिटी हैं। लोगों की जागरूकता उस मुद्दे से भी बढ़ी है कि अगर वो किसी भी चीज का हल शुरुआती फेज में अगर ले लेते हैं तो चीजें बेहतर की जा सकती हैं बिना बहुत ज्यादा लाइफ इम्पैक्ट किए हुए। तो जब लोगों को उनके तरीकों से, इलाज के अलग अलग तरीकों से जब उनको दिखता है कि उससे बदलाव आता है, तो उस चीज को लेके वो अवेयर भी होते हैं। तो अवेयरनेस सिर्फ बीमारी को लेके नहीं, अवेयरनेस ट्रीटमेंट आउटकम को लेके भी बढ़ी है। सो जहां तक बात है कि किस तरह के केसेस आते हैं, देखिए दो तरह के चैलेंजेस हम फेस करते हैं रूटीन क्लिनिक्स में। एक तो ट्रीटमेंट गैप, जिसको मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि 100 में से कितने % लोग, जो 100 के 100 जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें से कितने % लोग ट्रीटमेंट एग्जैक्टली ले रहे हैं, दोज हु हैव एक्सेस टू ट्रीटमेंट, और कितने हैं जिनको ट्रीटमेंट में नहीं है या उनको एक्सेस भी नहीं है। तो एक टाइम था, आज से शायद 10 साल पहले, जब ट्रीटमेंट गैप लगभग 80-90% के अराउंड था। ओवर अ पीरियड हम देख रहे हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट मोडालिटीज के साथ, एक अप्रोच के साथ, लोगों की एक्सेप्टेंस के साथ इस ट्रीटमेंट गैप को हम कम कर पाए, जो कि आज की डेट में मेरे हिसाब से 60-70 के आसपास कहीं लाई कर रहा है। इसमें दूसरा जो चैलेंज अब हमें आगे फेस करना है, उसको हम कहते हैं थेरेपेटिक गैप। थेरेपेटिक गैप होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक परेशानी 11 साल या मान लें 20 साल की उम्र के रेंज में होती है, लेकिन वो व्यक्ति पहली बार जो ट्रीटमेंट सीख कर रहा है वो हो सकता है 40, 30, 60 की उम्र में सीख कर रहा है। तो अगर हम एक अवेयरनेस ये भी लाते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट से हम होने वाले इम्पैक्ट और डिसेबिलिटी को किस हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, years affected
बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, उन सब चीजों को हम बहुत हद तक मैनेज कर पाए। सो चैलेंज इसमें भी है, थेरेपेटिक गैप को कैसे हमें मैनेज करना है। और डेफिनेटली इसमें सिर्फ दवाइयां नहीं, और भी तरीके हैं ट्रीटमेंट के, जिससे कि उनके आउटकम को लेके भी जब अवेयरनेस आई तो लोगों का जो अप्रोच हुआ ट्रीटमेंट को लेके वो पहले से बढ़ा है। जी, तो जो डॉक्टर झा ने जो बात कही, उनकी आखिरी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ दवाएं ही ट्रीटमेंट नहीं होती हैं, दवाओं के पहले बहुत कुछ किया जा सकता है। तो डॉक्टर रुचि, ये बताइए कि लोगों में अवेयरनेस कम है इस बात को लेकर। लोग सोचते हैं कि सीधा जाना है डॉक्टर के पास, दवाएं खानी है और उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सब बातें लोगों के दिमाग में है। ये अच्छी बात है कि टैबू शायद टूट रहे हैं, कम से कम जेन जी तोड़ रहा है। ये बताइए कि विकल्प क्या होते हैं जब मेंटल प्रॉब्लम कोई लोकेट कर ही लेता है, आपके पास आता ही है, तो ऑल्टरनेट क्या होते हैं आपके सामने? थैंक यू मनोज जी। जैसा कि डॉक्टर झा और डॉक्टर जैन ने बताया, उन्होंने बहुत सारे तरीके सुझाए हैं जिससे कि हम लोग ये टैबू को ब्रेक कर सकते हैं और अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अवेयरनेस का ये होता है कि जब हम लोग अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है या उनको मेंटल इश्यूज हैं जो कि काफी विजिबल हैं, तो इस बात को एक बड़ा मुद्दा न बना के कि ये मानसिक बीमारी है और इसको ये समझ के कि जैसे कि शारीरिक बीमारियां होती हैं उसी तरह से समझ के उनसे बात की जाए। अगर कोई हमारे पहचान में ले रहा है थेरेपी या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो उनको बताएं कि हम जा रहे हैं और इसमें कोई भी शर्म या झिझक महसूस ना करें। तो हम भी जा सकते हैं थेरेपी लेने के लिए। और अगर किसी को खुद में लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है तो वो बता सकता है। जैसे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है अपने पेशेंट्स में कि उनको अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज होता है, तो वो तुरंत ही एक दूसरे से पूछते हैं कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं। हमें अगर हार्ट एलिमेंट है तो हम किसके पास जाएं, पेट में दर्द है तो किसके पास जाएं। पर साइकोथेरेपिस्ट के लिए जाने के लिए कोई किसी को नहीं पूछता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो हमें जज करेंगे। तो जजमेंट जो है एज अ सोसाइटी ऑन द होल, वो हमें धीरे धीरे कम करना है। और कम अवेयरनेस इसलिए होगी क्योंकि हम एक दूसरे से बात करें इसके बारे में, खुल के बात करें, जैसे हम अपने फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा टारगेट लंबा है, मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता है, पर शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है। एक चीज हुआ है कोविड में, कोविड ने सबको परेशान किया है, पर एक चीज फिर भी एक तरह से अच्छी हुई कि मेंटल हेल्थ की बात करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हम सब लोग घर में कन्फाइंड थे और मेंटल हेल्थ सबको इश्यूज आ रहे थे। तो उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में लोग उसको एड्रेस करने लगे हैं। सो दिस इज वन थिंग विच इज हैपेंड, मतलब जो अच्छी चीज है। उसी तरह से हमें आप एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट ग्रुप बनाने चाहिए, जिसके लिए हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए। जो स्टिग्मा है, जैसा कि डॉक्टर झा और डॉक्टर जैन ने भी बात करी स्टिग्मा के बारे में, स्टिग्मा के बारे में हम लोग को उनको ऐसा समझना चाहिए कि हमारे शारीरिक बीमारी की तरह मानसिक बीमारी भी पार्ट ऑफ द बॉडी है जी। तो उसको कुछ अलग नहीं समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा से लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए। जी जी। जैसे कि जेनजी हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो लोग काफी अवेयरनेस फैला रहे हैं एक दूसरे से शेयर करके। शेयरिंग इन दिस केस आई थिंक शेयर करना चाहिए जी। तो टैबूज तोड़ने के लिए अच्छी एनालिसिस की डॉक्टर रुचि ने। डॉक्टर चिराग, ये बताइए कि जैसे लोग बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं कि ठीक है मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना है, मान लो कोई डॉक्टर रुचि के पास ही जाएगा, पहल साइकोलॉजिस्ट के पास, ये बताइए कि करते क्या है साइकोलॉजिस्ट, करते क्या है? लोग को ये मालूम हो तो फिर शायद लोग ज़्यादा सामने आए। जो मेन जब भी आप जाते हो, आप कौन से स्टेज पे आप डॉक्टर को विजिट करते हो? जैसे अगर मेरा बच्चा अगर कुछ टाइम से बात नहीं कर रहा है, कुछ चुप चुप रह रहा है, तो दी फेस पे जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर रुचि के पास, तो दैट इज द स्टेज जहाँ पे वो शेयर करे, जहाँ पे वो उनके बिहेवियर के चेंजेस है, जो काफ़ी चीज़ें जो बोल नहीं पाते, जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते या फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे एक डॉक्टर का, साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो अपनी मन की बात कह सकते हैं, जहाँ पे वो उनके जो रियल प्रॉब्लम है जो शेयर कर सकते हैं।
काफ़ी बार माँ बाप जज करते हैं, काफ़ी बार जो आस पड़ोस अपने फ्रेंड्स हैं जो वो जज करते हैं। तो यहाँ पे जो खुल के अगर मन से अगर अपनी जो भी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करना शुरू करें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आप डिजीज स्टेज तक नहीं पहुँचते हो। अर्ली स्टेज पे ही आप काफ़ी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व कर देते हो और ज़रूरी नहीं है आप मेडिकेशन तक पहुँचो। तो ये वाले स्टेज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप एडवांस है, जैसे बिहेवियर कंप्लीट चेंज हो गया है या आप बिल्कुल 15-20 दिन या महीने से बात नहीं करते हो और वहाँ स्टेज पे आपको लगे कि कुछ अटपटा है, तो वहाँ पे मेडिकेशंस का रोल आ जाता है। एंड देयर इज़ द स्टेज जहाँ पे आपको साइकेट्रिस्ट है या आपको मेडिकेशंस की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। एंड वो स्टेज पे आप यू नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट ताकि इस प्रॉब्लम को दोनों मिलके सॉल्व कर सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली जो अगर अवेयरनेस लाए तो काफ़ी अवेयरनेस से आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है वही स्टेज पे आप रुक सकते हैं। वहीं पे आप देख सकता है कि यस यहाँ पे ट्रीटमेंट ले लिया और यहाँ पे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो दिखता है जहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी, जब इन जेनजी बच्चों को पूछा गया तो स्ट्रेस एंजाइटी ये दो सबसे कॉमन, और डिप्रेशन ये 50, 60, 70% बच्चों ने ये कहा कि ये इनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत जल्दी, अगर जल्दी अप्रोच करें जी तो प्रॉब्लम का जो बड़ा हिस्सा है वो थोड़ा बल्कि आसानी से एड्रेस हो सकता है। आप लोगों की बातचीत से ऐसा लगता है। और बहुत जो थोड़ा हिस्सा बचेगा जहाँ पे थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है उसको आप सही तरीके से अप्रोच कर सकते हैं अगर अर्ली लोग जागते हैं तो। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य जो नॉर्मल बिहेवियर है और उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे हम नोटिस करें। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे समझें कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर शैलेश, पहले आपसे हम चाहते हैं कि एक ब्रॉड कंटूर्स आप बना दें कि आमतौर पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि मेंटल हेल्थ या जो भी हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से जुड़ी हुई चीज़ है उसका बॉडी से क्या कनेक्शन है। और जो पूरा मेंटल हेल्थ का जो पूरा जो सेटअप है वो ये कहता है कि बॉडी माइंड सबको मिला जुला के ये मेंटल हेल्थ है। आपका एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह वगैरह सब, नर्वस सिस्टम सब उसमें शामिल हैं। तो थोड़ा ये संबंध समझा दें लोगों को। देखिए, पहली बात तो मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई 300 अलग अलग किस्म की परेशानियां होती हैं जो कि जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है या DSM-5 है उसमें हम जाके समझते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इसका अपना एक बेसिस है। हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है उसमें जो न्यूरॉन्स हैं और उनके सर्किटरीज हैं उनका किस तरह से उनका काम चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने सोच विचार, अपने इमोशंस, अपने तौर तरीके, अपने व्यवहार को किस हिसाब से संचालित कर पा रहे हैं। अगर माने कि जो ब्रेन का जो अगला हिस्सा है फ्रंटल लोब, अगर उसमें किसी तरह की कोई न्यूरॉन्स की जो फंक्शनिंग है उसमें किसी तरह की दिक्कत आएगी तो वो उसी तरीके के जिस चीज का उसका काम है उसी में आपको कमी दिखेगी, उन्हीं चीजों में कमी दिखेगी। अब डिपेंड करता है ब्रेन का जो अगला हिस्सा है जो कि न्यूरॉन्स, मतलब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स उसमें हैं, उनके इंटरकनेक्शंस हैं, क्या शारीरिक जो भी समस्याएं होती है उनका इम्पैक्ट उस पर होगा, या अगर न्यूरॉन्स में किसी तरह की दिक्कतें आएंगी तो उसका रिफ्लेक्ट बॉडी में भी जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि शरीर के हर, मतलब ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कि आपके शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग से वो कनेक्टेड है, चाहे वो 3 तरह से हो, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और तीसरा होता है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर इन पूरे तीनों सिस्टम को जोड़ के देखें तो हमारे शरीर का हर एक जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसमें कहीं ना कहीं मेजर इन्फ्लुएंस है न्यूरॉन्स की एक्टिविटी का। अब अगर किसी भी न्यूरनल एक्टिविटी में किसी भी तरह का कोई डिसरप्शन आता है उनकी तो उसका असर पड़ेगा, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन। जी डॉक्टर साहब, समय कम है, एक जवाब डॉक्टर रुचि से ले लेते हैं। डॉक्टर रुचि, ये बताइए, बिल्कुल आम आदमी के समझने के हिसाब से
कि कैसे, मतलब क्या लॉजिक, किस लॉजिक से हम समझें कि हमें मदद की ज़रूरत है? तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जब आप अपने किसी प्रियजन, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कुछ अचानक से बदलाव देखते हैं, जैसे कि उनको किसी भी काम को करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत एंगर हो रहा है, बहुत एंगर इश्यूज हो रहे हैं, जो कि पहले नॉर्मल थे, और बात-बात पे चिड़चिड़ापन हो रहा है, कोई भी काम को करने में परेशानी हो रही है, एंग्जायटी बहुत हो रही है, छोटी-छोटी बात को लेके फ्लाइट्स पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, छोटे से काम के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिसऑर्डर में होता है कि बहुत, या तो बहुत गुस्सा आ रहा है या बिल्कुल कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है, एकदम लो फीलिंग आ रही है, खाने-पीने में मेजर बदलाव आ रहा है, बिना ज़्यादा खाए हुए शरीर का वेट बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से वेट गिर रहा है, जो कि फिज़िकल सिम्पटम्स हैं, उन सब से हमें पता चल रहा है कि थोड़ा कुछ बदलाव आ रहा है। कोई-कोई ऐसा होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो कि वायरिंग इन द ब्रेन से होती हैं, जैसे कि जाने भी बोला, तो वो बचपन से होती है पर डायग्नोज लेट होती हैं। जैसे एडीएचडी है और भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर बच्चे को भी हो और वो स्कूल में कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहा है, इरिटेबल हो रहा है, इस तरह के फिज़िकली जो चेंजेस दिख रहे हैं सडनली, तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, तो या तो हम साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएँ या हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। पर जैसे डॉक्टर जैन ने भी बोला कि हमें साथ में मिलके तालमेल बैठा के साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को काम करना पड़ता है किसी भी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। जी तो ये कुछ वार्निंग साइंस। जी जी, ये कुछ वार्निंग साइंस है, और इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। असल में हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसको लेकर हमारी जो अवेयरनेस की लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसके प्रति इतना सचेत रहते हैं और थोड़ी सी भी परेशानी में हम मदद ले पाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर जानकारी की कमी है, और अभी जिस अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, जो हमने स्टडीज़ भी आपको बताई, उसमें मुख्य बात यही है कि इस जनरेशन के हाथ में टेक्नोलॉजी जल्दी आई है, और वो टेक्नोलॉजी पर अपनी हर चीज़ को उसके साथ इंटरैक्ट करके समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन उनके पास जानकारी खूब होती है, इसलिए उनके मन में टैबूज़ नहीं है। तो हमें टैबूज़ तोड़ने हैं, और उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, जानकारी एक दूसरे को हम शेयर करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।